सभी को नमस्कार। अब हम करेंगे बाल मनोविज्ञान के कुछ एमसीक्यूज। किस सेक्शन के? आंकलन एवं मूल्यांकन। आंकलन क्या होता है? असेसमेंट होता है, और मूल्यांकन इज इवैल्यूएशन। दोनों बहुत डिफरेंट चीजें होती हैं, सेम नहीं होती है ना। ये डिफरेंट होने का मतलब क्या है? जब आप लोग इसके बारे में थ्योरीज की जब पढ़ेंगे, जब इसकी क्लास जब देखेंगे, तो आप पाएंगे कि ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं और इनके अपने अपने मायने हैं। अभी हम जब एमसीक्यू करेंगे, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, वैकल्पिक प्रश्न जब हम लोग करेंगे, तब हमें ये समझ में आएगा कि ये बेसिकली क्या है। ये कॉमन सेंस है। बहुत सारी चीज़ें आप अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर भी इस सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें। और इन सारे क्वेश्चन में क्या रहेगा? एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है? कौन सी चीज़ कट जाएगी और कौन सी ऑप्शन नहीं हो सकती। जो ऑप्शन नहीं हो सकती है वो सब काटते काटते करके लास्ट में एक बच जाएगा, तो वो हमारा आंसर होगा। आपको लगेगा कि सारे के सारे आंसर हो सकते हैं, लेकिन सारे आंसर नहीं हो सकते, इसलिए कोई एक ही आंसर होगा। तो जहां भी आपको लगे कि हाँ 2 आंसर हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, तो उसमें वहां हम एलिमिनेशन राउंड पे, एलिमिनेशन मेथड पे शुरू हो जाएंगे। मतलब कि इसको हम लोग काटते चले जाएं, जिसको हम लोग इसमें साइड में करते चले जाएं कि हाँ ये आंसर नहीं हो सकता। प्रश्न 1 क्या कहता है? आंकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। इसमें ए पॉइंट क्या कहता है? शैक्षिक और सह शैक्षिक। शैक्षिक इज एजुकेशनल, यहाँ को करिकुलर एरियाज की बात कर रहे हैं। मैं विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। विविध इज बहुत सारे अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करना, वैरायटी ऑफ तरीके के। बच्चा किस तरीके से उसको याद करेगा, डेफिनेटली तरीका होता है। इसी तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं स्कूल्स में, और बच्चे भी शायद इसी तरीके से सीखते हैं। तो ए आंसर हो सकता है। नाउ बी पे आते हैं। प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। ये नहीं होगा, क्योंकि तकनीकी भाषा का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, वो सब लोग नहीं समझते हैं। फीडबैक हमेशा एक कॉमन लैंग्वेज में होता है, एक कॉमन भाषा में होता है, जो हम सब समझ सकें। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सी क्या कहता है? अलग अलग विद्यार्थियों से तुलना करना। कंपैरिजन करना है, तुलना करना, हम हमेशा इसको नेगेट करते हैं, हमेशा उसको डिस्करेज करते हैं। हम कहते हैं तुलना नहीं करना चाहिए। तो ये पॉइंट भी हमारा गलत हो गया। डी क्या कहता है? विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देना। उपाधि देने का मतलब क्या है? कंपटीशन क्रिएट करना, कि एक को बुद्धिमान कह दो, एक को औसत कह दो, एवरेज कह दो। इसमें क्या होता है? बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है, और हो सकता है एक टाइम के बाद उसको पढ़ाई से लेके इंटरेस्ट उसका खत्म हो जाए। तो इसलिए ये पॉइंट भी नहीं होगा। तो बचा क्या? ए। तो ए हमारा इसका उत्तर है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न 2 क्या कहता है? विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं, उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए। मतलब बच्चा सीख रहा है, सीखने के बाद कुछ कमियां रह जाती हैं उसमें, तो वो जो कमी रह गई उसके निदान के लिए हमें क्या करना चाहिए? ए देखते हैं। ए क्या कहता है? विद्यार्थियों और अभिभावक, अभिभावक इज गार्जियंस, पेरेंट्स हो गया, जो भी उसको घर में देख रेख करता हो, को उपलब्धि के बारे में बताना, कि उनको बता दो। हाँ बता सकते हैं हम लोग, बिल्कुल। नेक्स्ट इज समुचित उपचारात्मक कार्य। जो भी ऐसा कुछ किया जाए कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, समुचित तरीके से, जो भी उसके सीखने में जो भी कमियां रह गई हैं, रिक्तियां रह गई हैं, उनको पूरा करने के लिए एक उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। डेफिनेटली बिल्कुल सही है। इसके बाद सघन अभ्यास कार्य, हाँ ये भी कर सकते हैं। सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, उसको रिवाइज करना, ये भी कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें कर सकते हैं हम, ए बी सी और डी। लेकिन इसमें देखें मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है, कि वो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सबसे बेहतर हो सकता है, जिसमें सारी की सारी चीजें समाहित होंगी। तो बी देखें तो इसमें क्या कहता है? समुचित उपचारात्मक कार्य, के समुचित रूप से ऐसा कुछ किया जाए जिससे जो उसकी कमियां रह गई हैं सीखने में, उसका निदान किया जा सके। तो आंसर क्या हुआ? बी। तीसरा प्रश्न कहता है सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव आंसर्स के लिए क्या जरूरी है? इसके लिए ए देखो, अत्यंत अनुशासित कक्षा। बहुत डिसिप्लिन क्लास होगी, अनुशासित कक्षा होगी, तो उसमें क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। क्रिएटिविटी खत्म होने का मतलब क्या होता है? जब आपको कोई चीज सृजनात्मक चाहिए, तो उस रचनात्मक कुछ चाहिए आपको,
है ना। मतलब आपको कोई भी चीज़ जब क्रिएटिव चाहिए होती है तो उसमें आपको ओपन स्पेस देना होता है, बच्चे को एक खुला आसमान देना होता है जिसके नीचे वो अपने तरीके से समझ सके, अपने समय के अनुसार वो चीज़ों को समझ के उसका जवाब दे सके। तो डेफिनेटली एक अनुशासित कक्षा तो नहीं होगा। दूसरा, प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। डायरेक्ट पढ़ाओ और डायरेक्ट क्वेश्चन करो। जब आपने जो पढ़ाया वही प्रश्न पूछ लिया आपने, तो बच्चे के पास कोई क्रिएटिविटी की कोई जगह बचती नहीं है, उसने रट लिया और उसने जवाब दे दिया, तो वो हमेशा अच्छा ही जवाब देगा रट के, तो फाइनली ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्या कहता है, सी कहता है विषय वस्तु आधारित प्रश्न। जो भी विषय वस्तु है, जो भी सब्जेक्ट मैटर है, उसके हिसाब से एक प्रश्न पूछ लिया जाए। ये ठीक हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी आपको और बियॉन्ड जाना होगा, इसके और पार जाना होगा, तभी चीजें अच्छे से निखर के आएंगी। तो नेक्स्ट क्या कहता है, मुक्त वस्तु वाले प्रश्न, मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चंस। जब आप मुक्त वस्तु वाले प्रश्न जब पूछेंगे तो इससे क्या होगा, बच्चा बहुत सारे आयामों को देखेगा, समझेगा और उसके बाद उसका उत्तर देगा। जब नए नए आयामों को देखेगा और समझेगा तो यहाँ से सृजनात्मक उत्तरों की क्या होगा, ये सृजनात्मक उत्तर यहाँ से निकल के आएंगे और दिस कैन बी द पॉसिबल आंसर। ये बेस्ट आंसर इसमें से डी होगा, अगर सी और डी में से अगर हम देखेंगे तो। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आंकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है ना। रचनात्मक आंकलन क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, जो हम लोग अक्सर स्कूल में देखते हैं, स्कूल या कॉलेज में देखते हैं, अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे देखते हैं कि आपको एक प्रश्न पत्र मिला और आपने उसके उत्तर लिख दिए। प्रश्न पत्र में आपके एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकते हैं। इसके अलावा आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, मतलब उत्तर ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी, निबंध जैसे आंसर भी हो सकते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए कौन सा आंकलन या कौन सा उचित उपकरण नहीं है ना। जब नहीं होता है तो नहीं को हम लोग ऐसे राउंड कर लेंगे, किसी तरीके से मार्क कर लेंगे, ताकि हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देते हुए गड़बड़ ना करें। अक्सर क्या होता है, हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जब हम लोग मार्क करते हैं तो इस नहीं को हम लोग भूल जाते हैं और वो जो होता है उस पर आंसर लगा देते हैं और लगाने से हमारे नंबर चले जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, प्रश्न उत्तरी और खेल। हाँ, डेफिनेटली ऐसा होता है ना। इसके अलावा दत्त कार्य का मतलब होता है असाइंड वर्क, कि बच्चे को कोई भी काम असाइन कर दो, कोई प्रोजेक्ट दे दो या कुछ और चीज बनाने के लिए दे दो और वहां से आप उसको समझो कि उसने कैसा काम किया है। ऑरल क्वेश्चंस, जैसे आप लोगों के इंटरव्यू में होता है, ऑरल पूछते हैं आपसे सवाल और आप उनके जवाब देते हैं। लास्ट इज सत्र परीक्षा, मतलब एनुअल एग्जाम, के एक बार आपका एग्जाम हो गया और बात खत्म होगी उसमें। सो आप देखेंगे तो ये सारी चीजें ही हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर, मतलब अभी हम लोग किस तरीके से लेके चलते हैं चीजों को। अगर आप फॉर्मेटिव असेसमेंट की अगर हम लोग बात करें तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ए, बी और सी इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्लास में भी चीजें देखी समझी जाती हैं और प्रोजेक्ट्स भी दिए जाते हैं, प्रैक्टिकल्स भी होते हैं और ओरल एग्जाम्स भी होते हैं। तो सिर्फ एक लास्ट में एक फाइनल एनुअल एग्जाम होके काम नहीं चलता, होती तो वो भी हैं, लेकिन एक अकेले उससे काम नहीं चलता। सो इसमें क्या आंसर आएगा, डी, सत्र परीक्षा। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, मतलब असेसमेंट का बेसिक एम क्या होना चाहिए। इसमें देखेंगे सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। हाँ, डेफिनेटली होता है। शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, गलतियां निकालना। हाँ, गलती निकालते हैं हम लोग, लेकिन गलती निकालना अकेला एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता, अकेला उद्देश्य नहीं होता। हमें उसको, मतलब हमें ये देखना होता है कि बच्चों को कितनी चीजें समझ में आई। तो हम इसको काट सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं इसको। सी में जाएंगे तो क्या बोलता है, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को नापना, उसने कितना समझा है, सीखा आज तक, उसको नापना। ऑफ कोर्स ये ऐसा होता है। नेक्स्ट इज निर्णय लेने की क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। अगर हम असेसमेंट की बात करें, असेसमेंट केवल इस बात के लिए नहीं होता कि हम उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करें कि नहीं, या उसको प्रोन्नत करें कि नहीं। असेसमेंट बेसिकली इसलिए होता है कि उसने कितना सीखा आज तक, उसने कितना सीखा। वो सीखना किस लिए होता है, ताकि वो जो भी उसकी बाद में व्यवहारिक जीवन होगा उसमें वो उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सके
उसके अंदर धीरे धीरे स्किल्स डेवलप हो सके, कुछ ज्ञान उसमें डेवलप हो सके। सो ये नहीं हो सकता। अब हमारे पास क्या चॉइस है, हमारे पास है ए और सी। अब ए को दोबारा पढ़ते हैं, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। जब हम लोग एनुअल एग्जाम्स देते हैं, जब हम अपने पेपर देते हैं किसी भी स्कूल में, किसी क्लास के लिए या फिर डिग्रीज के लिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, तो क्या होता है, हमें ये देखना होता है कि बच्चे को कितनी चीजें समझ में आई हैं, उसकी उपलब्धियां कितनी है, कितना ज्ञान उसने अर्जित किया है। एग्जाम्स के बाद ये कमियां क्या करते हैं, कमियां हमारे जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, इंटरनल असेसमेंट होता है, उसमें चीजें होती हैं कि कौन कौन सी कमी रह गई, और फिर धीरे धीरे विद टाइम रिपीट करते करते, उसको बार बार रिवाइज करते करते वो चीजें पूरी हो जाती हैं, या अलग अलग तरीके से एग्जाम्स लेके उसको हम लोग फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, उन रिक्तियों को भरने की कोशिश करते हैं। तो इसमें बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या होगा, उसकी उपलब्धियों को मापना या उनका आंकलन करना। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह डैश की ओर संकेत करता है। ये सबसे आसान सवाल है कि टीचर लेके गई अपने बच्चों को किसी भी जगह पे, उसको घूमने लेके गई, वापस आने में घूम फिर के आके वापस आने के बाद उन लोगों ने उस पर चर्चा की। चर्चा करने के बाद क्या आया, आंकलन का सीखना, असेसमेंट कैसे करते हैं सीखना, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता। सीखने का आंकलन, कितना सीखा आपने ये समझना, हाँ बिल्कुल सही है। सीखने के लिए आंकलन, मतलब सीखने के लिए आंकलन नहीं है, आंकलन के लिए सीखना, ये भी उसको अभी नहीं करना, जब वो टीचर बनेगा तो बाद में करेगा। तो इसका एक ही आंसर क्या रहा, सीखने का आंकलन के बच्चों ने कितना सीखा, उस ट्रिप से बच्चों ने कितना सीखा, उस क्षेत्र भ्रमण करने से बच्चे ने कितना सीखा। 7वां प्रश्न कहता है, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। अभी आप लोग हर बार पढ़ते होंगे सीबीएसई ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया, सीबीएसई भी ग्रेडिंग सिस्टम पे जा रहा है। ग्रेडिंग सिस्टम पे जाने के अलावा भी साल में 2 बार एग्जाम होंगे। अब बच्चे की मर्जी, दोनों में से किसी को ऑप्ट कर सकता है, और अगर दोनों को ही अगर वो चुनेगा, दोनों ही एग्जाम देगा, दोनों एग्जाम में जो सबसे बेहतर जिसमें अंक होंगे उसको फाइनल मार्क्स के लिए मान लिया जाएगा, उसके सर्टिफिकेट के लिए। तो दबाव एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है अगर हम देखेंगे तो दबाव को कम करने के लिए क्या किया है, अगर हम अभी अगर पैटर्न देखें, जो भी प्रैक्टिकल जो भी चल रहा है स्कूल्स में या कॉलेजेस में, तो सेमेस्टर सिस्टम आ गया कि हर 6 महीने में एग्जाम होंगे, आधा सिलेबस एक बार और आधा सिलेबस एक बार, पहले 6 महीने में और दूसरे 6 महीने में। स्कूल से अगर हम लोग बात करें तो वो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और फाइनल, इस तरीके से चला गया है वो, कि आपका जो पूरा सिलेबस है वो 3 हिस्सों में बट गया। 3 हिस्सों में बट के आपको एग्जाम भी 3 बार देने हैं, आपको जो परीक्षा है वो 3 बार देनी है, और 3 बार देने के बाद सबके मार्क्स आपके जुड़ जाएंगे, मतलब सारा सिलेबस आपको एक बार में नहीं पढ़ना। तो इसको हम देख लेते हैं कौन से इसमें पॉइंट में लिखा है। तो पहला क्या कहता है, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, मतलब जो जल्दी जल्दी एग्जाम लेना। जल्दी जल्दी एग्जाम लेने से क्या होगा, सिलेबस आपका अलग अलग हिस्सों में टूट जाएगा और बच्चे के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। ऑफ कोर्स ऐसा किया गया है। दूसरा कह देंगे, विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, तो इसको अलग अलग स्टेजेस में एग्जाम्स लेना, हाँ कह सकते हैं इसको भी। वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाएं, ये भी हो सकता है। विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना, अलग अलग एजेंसी बना दो अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, प्रवेश परीक्षाओं के लिए। इसका शायद कोई लेना देना नहीं है इस प्रश्न से। तो अब हम देखेंगे तो ए, बी और सी में से बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है। तो ए और बी और सी, अगर ए को पढ़ेंगे तो ए क्या कहता है, बी और सी को वही बात जो बी और सी ने कही है, उसने उसको एक अलग अलग शाब्दिक उसमें रिप्रेजेंट कर दिया है, बता दिया है। उसने क्या बोला, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। नीचे अगर देखोगे बी क्या बोलता है, विद्यालयी शिक्षा में विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन। सी क्या कहता है, वार्षिक और अर्धवार्षिक, मतलब एनुअल और सेमेस्टर में ऐसे एग्जाम लेना। तो ए ने क्या किया, बी और सी को अपने अंदर समाहित कर लिया। तो मोस्ट लाइकली आंसर क्या हुआ है इसका, ए। 8वां क्या कहता है, मूल्यांकन का उद्देश्य है, मतलब असेसमेंट का जो गोल है वो क्या है। ए है, बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना। लेबल करना एक नेगेटिव सी टर्म है, वैसा हम कभी नहीं करते, तो ये वाली ऑप्शन नहीं होगी। जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। असेसमेंट हम लोग
जब हम इवैल्यूएशन की बात करें, इवैल्यूएट हम लोग इसलिए नहीं करते हैं कि उपचारात्मक क्या होगा उसका मतलब, बाद में जो उसने चीज़ें नहीं सीखी हैं, जो भी उसकी सीखने में जितनी भी रिक्तियाँ रह गई उसको हम किस तरह से फुलफिल करेंगे, वो हमारा इवैल्यूएशन का हिस्सा नहीं होता। इवैल्यूएशन बिल्कुल लास्ट में होता है। लास्ट में का मतलब जो भी आपके फाइनल एग्जामों का रिपोर्ट कार्ड आपके हाथ में आ गया, फिर आप दूसरी अगली कक्षा में आपने प्रवेश कर लिया, तो उसमें बेसिकली हम लोग उपचारात्मक की बात नहीं करते, वहां तो हम सिर्फ इवैल्यूएट करते हैं। हमने बता दिया कि इसको किस सब्जेक्ट में इस विद्यार्थी को कितना इंटरेस्ट है और उसमें कितने उसने अंक अर्जित किए हैं। तो फाइनली ये भी नहीं है। जब हम लोग सी की बात करें, सी क्या कहता है, अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। मोर और सो ये ऐसा ही है कि लर्निंग में उसको कहाँ कठिनाइयाँ आई, समस्याएं आई, उसके बारे में पता लगाना। तो ये लास्ट का काम नहीं होता, इवैल्यूएशन काम नहीं होता, ये पढ़ाने के टाइम की बात आती है, जब क्लास में पढ़ाते हैं उस टाइम ये सब चीज़ें की जाती हैं। उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है, इसका पुष्टि पोषण प्रदान करना। मतलब ये डिसाइड करना कि वो जो अपना प्रोडक्टिव जीवन जब वो जिएगा, उत्पादक जीवन जब बच्चा अपना जिएगा, तो उसमें शिक्षा उसको किस तरीके से उसको तैयार कर रही है, स्किल्स उसके अंदर कितनी आ रही, कितना वो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी ले पा रहा है या समझ पा रहा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे ए और बी तो हमने पहले ही काट दिया। अगर हम सी की बात करें, ये ड्यूरिंग लर्निंग की बात करें, लेकिन प्रश्न में क्या है, इवैल्यूएशन की बात की गई है, मूल्यांकन की बात की गई है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो बचा क्या, डी क्या कहता है, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है, इसका पुष्टि पोषण करना। अभी तक आपने जितने भी प्रश्न देखे तो आप ये समझ पाए होंगे कि मेजॉरिटी में हम लोगों ने क्या किया है, जो भी एलिमिनेट किया है कि ये ऑप्शन नहीं हो सकती। अगर दो ऑप्शन है तो दो में से भी हमने क्या देखा है, जो बहुत हाईली लाइकली है या बहुत बेस्ट पॉसिबल है उसको हम लोगों ने चुन लिया है, जो बेहतर है उसको चुन लिया है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद आपको जो भी आंसर लगता है वो नीचे कमेंट्स में उसको लिख दीजिए, तो आप समझ पाएंगे कितने प्रश्नों के उत्तर आप दे पाए हैं। चलिए, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि, मतलब किसी भी सर्टिफाइड रीडिंग के लिए जब उसका परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को सबसे ज्यादा परामर्श क्या दिया जाता है ना। इसका अगर हम ए देखें, क्या कहता है, बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। मतलब बच्चे को आप मोटिवेट कर रहे हो, नहीं, बहुत सेंस नहीं है इस बात का। मोटिवेट तो करते हैं लेकिन प्राइमरीली यही करते हैं वैसा नहीं है, मतलब सब कुछ यही करते हैं वैसा नहीं है। मोटिवेट करने के अलावा, मोटिवेट वो एक पहला स्टेप है, मतलब किसी भी क्लास में पढ़ाने के लिए सबसे पहले मोटिवेट ही करते हैं बच्चे को। मोटिवेट करो मतलब उसको अभिप्रेरणा दो ताकि वो पढ़े, एक्टिव हो जाए क्लास के लिए, और फिर पढ़ाना शुरू करो। लेकिन वो अकेला मोटिवेशन अकेला एक गोल नहीं होता क्लास का। सेकंड क्या कहता है, पूर्ववर्ती परीक्षा मतलब प्रीवियस ईयर एग्जाम है ना, प्रीवियस एग्जाम के प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना, उनके जो मेजर क्वेश्चन है उसको मार्क करना, एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। ये भी ठीक है, हम लोग PYQs देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन वो सिर्फ पैटर्न देखने के लिए समझते हैं, वो अगेन वो सोल मोटिव नहीं है हमारा। अकेला वही मोटिव हो, अकेला वही उद्देश्य हो, वैसा नहीं है। निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। जब हम लोग बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों को आइडियली हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तो बिलो एवरेज, यहाँ एवरेज, और यहाँ पे बुद्धिमान बच्चे जिनका IQ ज्यादा होता है, जो फटाफट सीख लेते हैं। अभी जब अगर आप इनके ऊपर ध्यान दे देंगे तो ये लोग तो अपने आप ही चीजों को सीख लेंगे और वहां पे चीजें बेहतर प्रदर्शन वो करेंगे। सी क्या कहता है, इसी की बात कर रहा है कि जो भी निम्न कोटि के बच्चे हैं, लो ग्रेड स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर ध्यान दे दो, बाकी शेष बच्चे अपने आप सीख लेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा कठिनाई इनको ही आती है। जब इनको समझ में आ गया तो इनको समझ में आना बहुत ही लाजमी है, वो आसानी से उसको समझ लेंगे।
डी क्या कहता है? डी कहता है कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास करवाना, कि जब एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएंगे उस टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवा दो और काम हो जाएगा। सिमिलर टाइप के जो सेम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाने से क्या होगा, हम उसके ज्ञान को, या फिर हम बोले कोई कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट कैसे क्लियर करेगा बच्चा, उसको वो कंसेप्ट कभी समझ नहीं आएगा। तो आइडियली हम लोग अगर बी को देखें और हम डी को देखें, ये मोर और सो सेम है, ये है ना। मोर और सो सेम का मतलब क्या है? बी में देखें तो इसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर ली, डी में उसने क्या बोला, जिस तरह के प्रश्न आएंगे परीक्षा में उस तरह के प्रश्नों का अभ्यास करवा दो, ठीक है ना। तो बी नहीं है तो डी भी नहीं है। अब बचा क्या हमारे पास? बचा केवल सी के निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण दे दो ताकि बच्चे के शेष बच्चे हैं वो अपने आप सीख लें। सीखने का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ दिया हमने, उनको छोड़ा नहीं है, हम लोगों ने उनको पढ़ाया है। पढ़ाने के बाद जब हम, ये वो बच्चा है जिसको बहुत देर से चीजें समझ में आती हैं, इसको देर से समझ में आई है तो इनको तो फटाफट समझ में आ ही जाएंगी अगर हम एवरेज या फिर अबव एवरेज बच्चों की बात करें। तो अगर इसको समझ में आ गई तो इनको बाय डिफॉल्ट वो चीजें समझ में आ ही जाती हैं, ऐसा उसने बोला है। तो फाइनली इसका आंसर क्या हुआ? सी। आपको सारे ही आंसर ठीक ठाक लगेंगे, कभी कभी तो कभी कभी सारे ही गलत लगेंगे। जब सारे ही गलत हैं तब भी हमें देखना है कि कम गलत कौन है, जब सारे ही सही हैं तब हमें देखना है कि ज़रा सही कौन है, तो उसके हिसाब से इसके आंसर जो है वो लगाएंगे। दिस इज मोर अबाउट कॉमन सेंस, ये बहुत अधिक कॉमन सेंस के जैसा है। कॉमन सेंस की डेफिनेशन क्या होती है, उसकी परिभाषा अगर हम बात करें तो जो भी आपने आज तक पढ़ा है, सीखा है स्कूल में, कॉलेज में, उसको देखिए कि वहाँ चीज़ें कैसे चलती थी और अब की जो अभी के बच्चे हैं, जो अभी के बच्चे मतलब जब टीचर बन जाएंगे तो जब आपके विद्यार्थी होंगे, ये किस तरीके से अब नए स्कूल्स में, नए करिकुलम में जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से चीज़ों को कैसे पढ़ाया जाता है। इनको अगर आप ध्यान में रख के, संज्ञान में रख के अगर आप प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे और आपकी गलती होने के जो चांसेस हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 10 कहता है, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। अधिगम इज लर्निंग, लर्निंग से रिलेटेड विद्यार्थी की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है ना। जब हम ये देखेंगे तो क्या लगेगा? ए देखो, ए क्या बोलता है? कठोर परिश्रम का सुझाव, कि बहुत मेहनत करो बेटा, हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। कठोर परिश्रम का सुझाव देना बड़ा आसान है, लेकिन ये इसकी समस्याओं का समाधान नहीं है। तो ये क्या है? पेरिफेरल बातें, हवाई बातें हैं ये। अब हमें क्या करना, हमें कोई भी ना एक सॉलिड सा उसको उपचार देना है, सोल्यूशन देना है। सॉलिड मतलब जो काम करे। दूसरा क्या बोलता है? ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, मतलब सुपरवाइज्ड स्टडी करो लाइब्रेरी के अंदर। ये हो सकता है समहाउ, जरूरी मतलब दिस कैन बी वन ऑफ द सॉल्यूशंस। दूसरा है निजी शिक्षण का सुझाव, प्राइवेट ट्यूशंस करो। प्राइवेट ट्यूशन के लिए आप नहीं बोल सकते, ये इलीगल है, गलत है ये। अगर हम लास्ट बोल, निदानात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण का मतलब क्या है? अगर बच्चे को ए तरीके समझ में नहीं आ रहा तो बी तरीके सिखाओ। सी डी ई एफ 1000 तरीके हो सकते हैं किसी भी चीज को सिखाने के। अब यू एज ए टीचर, एक अध्यापक होने के नाते ये आपका काम है कि बच्चे को ये कोई भी चीज समझ में नहीं आए तब उसको किस तरीके से समझाएंगे। तो डी ये बहुत अच्छा उत्तर हो सकता है। और बाकी कठोर परिश्रम का सुझाव तो हमेशा देते ही रहते हैं, है ना। निजी शिक्षण हम लोग दे नहीं सकते। ग्रंथालय में वो जब जाके पढ़ेगा जब उसकी रीडिंग एबिलिटीज बहुत बढ़िया होंगी, या उसको शायद देख के चीज़ें जल्दी समझ में आती होंगी। तो सबका अलग अलग तरीका होता है। कोई सुन के जल्दी सीखता है, कोई देख के जल्दी सीखता है, कोई बोल के जल्दी सीखता है, कोई छू के जल्दी सीखता है। अलग अलग सेंसेस का इस्तेमाल करके बच्चे चीज़ों को सीखते हैं। जब हम लोग सीखने की बात करें तो सीखने के ढेर सारे तरीके होने के साथ साथ ऐसा कहा गया है कि हमारी 5 सेंसेस होती हैं। 5 सेंसेस में जितनी अधिक सेंसेस का इस्तेमाल बच्चा करेगा उसका उतने देर तक उसको वो चीज़ें याद रहेंगी। आपने एक सेंस का इस्तेमाल किया है, मतलब सिर्फ देख के याद किया है, तो दूसरा है देख के और सुन के याद किया है, तीसरा देख के सुन के सूंघ के याद किया है, या फिर देख के सुन के और छू के याद किया है। तो उसके हिसाब से उसकी जो मेमोरी है, जो दिमाग में उसकी जो भी उस चीज़ को ग्रहण करने की क्षमता है वो बढ़ती चली जाती है। जैसे अगर हम लोग
बात करें किसी फूल के बारे में, जब हम लोग फ्लावर के पार्ट्स पढ़ते हैं, फूल के जो अलग अलग हिस्से हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, या फिर पौधे के अलग अलग प्लांट के पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, हम एक फूल को क्लास में ले आते हैं या फिर हम लोग गार्डन चले जाते हैं और उस फूल को पकड़ के और फिर हम धीरे धीरे करके ये सेपल्स हैं, ये पेटल्स हैं, ये स्टेमिना है, तो उस तरीके से उसको हम याद करते हैं, तो वो चीज़ें हमें बहुत लंबे समय तक याद रहती हैं। सो दिस इज निदानात्मक शिक्षण। निदानात्मक मतलब जिस बच्चे को जिस तरीके से याद होता हो उस तरीके से उसको याद करवा दिया जाए। 11वां प्रश्न क्या कहता है, मुझे पढ़ के बताने में और उसको सॉल्व करने में वक्त लगेगा, तो आप लोग क्या करें, जब तक मैं आपको समझाती हूँ उन चीज़ों को आप फटाफट प्रश्न पढ़ के और नीचे कमेंट बॉक्स में उसके आंसर लिख दें, तो आपको ये समझ में आएगा कि आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे मोटिवेशन भी आएगा कि आप देखेंगे इस वीडियो के जब वो सीरीज खत्म होगी, सीरीज खत्म होते होते आपका जो सही प्रश्न जो उत्तर का प्रश्न का सही उत्तर टिक करने का जो रेशो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 कहते हैं, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। किंचित, तनिक, ये सारे शब्द हम लोग कब इस्तेमाल करते थे, है ना, आपने रामायण महाभारत सुना देखा होगा, तो आपने देखा होगा किंचित बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। किंचित का मतलब क्या होता है, अ लिटिल, थोड़ा सा। विद्यार्थी में वांछित व्यवहार मतलब जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है उसमें थोड़ा बहुत चेंज करने के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी पद्धति, मतलब जो भी प्रभावी पद्धति इज बहुत ही इंप्रेसिव जो स्टाइल है वो क्या होगा। विद्यार्थी को दंड देना, दंड देना बिल्कुल आखिरी काम होता है, दंड देना। अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना, हाँ ला सकते हैं, लेकिन अभिभावकों के ध्यान में लाने का मतलब क्या है, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शन कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग छोड़ रहे हैं, तो ये भी इसका उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा है, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना, मतलब जो भी उसका अनवांटेड बिहेवियर है उसके रीजंस क्या हैं इसको सर्च करना और उसका जो सोल्यूशन क्या हो सकता है उसका मैनेजमेंट करना, उसको मैनेज करना। ऑफ कोर्स इसका आंसर यही होगा कि अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। आखिरी क्या है, ये कहता है इसकी उपेक्षा करना, सिर्फ बैठ के सोचते रहो कि वो ठीक कर लेगा चीजों को, तो ये तो बहुत ही अव्यवहारिक है, तो ये आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, मूल्यांकन का उद्देश्य है, जो इवैल्यूएशन है इसका गोल क्या है, इसका एम क्या है। इसका उद्देश्य है, इसका ऑब्जेक्टिव है बच्चे को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, नहीं, डेफिनेटली नहीं। इसके बाद बच्चा क्या सीखा है यह जानना, हाँ बिल्कुल बच्चे ने क्या सीखा ये जानना है उसका काम। नेक्स्ट है बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना। सीखने में आई कठिनाइयां हमारे इवैल्यूएशन के टाइम या मूल्यांकन के टाइम नहीं होता, ये लर्निंग के टाइम होता है ना, ये हम लोगों ने पिछले प्रश्न में देखा था। या फिर है उपरोक्त सभी। अभी हम 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न क्या कहता है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, इवैल्यूएशन का जो एम है वो क्या है, वो कहता है बच्चे को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना। हाँ, हम ऐसा करते हैं कि वो उत्तीर्ण हुआ है कि नहीं हुआ है अगली क्लास में जाने के लिए उसी क्लास में रहेगा। दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। दूसरा है क्या सीखा है यह जानना। हाँ ऑफकोर्स हम देखते हैं उसने क्या सीखा है,
दूसरा, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना कि उसको कौन कौन सी चीजें थी जिसमें कठिनाइयां उसको होती हैं। अगर आप छोटे बच्चों का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो आप क्या पाएंगे, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं कि वो गेम्स में अच्छा है, लीडरशिप क्वालिटी है उसके अंदर, नेतृत्व की क्वालिटीज हैं उसके अंदर, या फिर हम देखते हैं कि वो बहुत अच्छा टीम प्लेयर है, ग्रुप में बहुत बढ़िया काम करता है, कुछ बच्चों के साथ मिलके बहुत बढ़िया काम करता है, या फिर हम देखते हैं कि वो बोलने में बहुत अच्छा है, या फिर लिखने में बहुत अच्छा है, या सुनने में बहुत अच्छा है। तो इस तरह की बहुत सारी इवैल्यूएशन होती हैं रिपोर्ट कार्ड में, तो उससे हम ये समझ पाते हैं कि वो ए चीज में अच्छा है, बी चीज में वो बहुत अच्छा नहीं है। लास्ट है उपरोक्त सभी, ऊपर की सारी चीजें। तो देखेंगे जब भी उपरोक्त सभी आता है, ऑल ऑफ द अबव आता है, तो उसमें मेजरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स आंसर यही होता है, उपरोक्त सभी। इसमें हम देखेंगे और भी दोनों आंसर हैं, सी भी आंसर है, तो आंसर क्या रहा, उपरोक्त सभी। नन ऑफ दीज जब आता है तो बहुत कम चांसेस होते हैं जिसमें नन ऑफ दीज उसका आंसर हो सकता है, मतलब उपरोक्त में से कोई भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं, ऐसा आंसर बहुत कम होता है। लेकिन जब हम बोलते हैं ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, तो मेजरली केसेस में, मोस्टली केसेस में आंसर ऑल ऑफ द अबव ही होता है। तो इसको हम लोग देख लेंगे एक बार। प्रश्न नंबर 13 की जब हम लोग बात करते हैं, ये क्या बोलता है, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें, है ना, अभी जब हमने क्या बोला, परीक्षा के स्थान पर, मतलब कोई भी एक बार एग्जाम लेने के बजाय कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होना चाहिए। और ये क्या करेगा, ये गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए, मतलब क्वालिटेटिव, क्वांटिटी या क्वालिटी, तो क्वालिटेटिव शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत उपयुक्त है। ऐसा क्यों? पहला क्या कहता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, मतलब जो कॉग्निटिव एरिया है उसका इवैल्यूएशन किया जाता है। बी क्या कहता है, सह संज्ञानात्मक क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जाता है। कॉग्निटिव एबिलिटीज को हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, ऑफ कोर्स जो कॉग्निटिव के अलावा दूसरी एबिलिटीज हैं उसका भी इस्तेमाल किया जाता है, उसका भी मूल्यांकन करते हैं हम लोग। तीसरा क्या कहता है, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है, जो भी इवैल्यूएशन होगा वो कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव एरियाज का होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। डी क्या कहता है, उपरोक्त सभी, इसमें से तीनों, सारे के सारे। तो आंसर हमारा क्या हुआ, डी। कितने लोगों का ठीक था ये, लिखो नीचे अपना अपना नाम। तो प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती हैं। जो शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनकी जो गलतियां हैं ये किस तरफ इंडिकेट करती हैं, संकेत करती हैं। पहला है यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, मतलब उन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की। बी क्या है, सीखने की अनुपस्थिति, कि वो एब्सेंट था। सी क्या है, विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर, उसका जो सोशल और इकोनॉमिक लेवल है, स्ट्रक्चर स्टेटा है, उसका मूल्यांकन करना। डी क्या कहता है, वे कैसे सीखते हैं, उनका सीखने का जो तरीका है वो क्या है, उनका स्टाइल क्या है, रीडिंग का है, समझने का, सीखने का। तो जनरली गलतियां किस लिए होती हैं कि अभ्यास की कमी होती है। आ गया है बच्चा, स्कूल क्लास में उपस्थित है, उसके बाद भी उसके बाद भी अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है ना। अब सामाजिक आर्थिक स्तर एक लेवल तक ठीक है, लेकिन राइट टू एजुकेशन के बाद किसी भी सामाजिक स्तर का बच्चा, इकोनॉमिक लेवल का बच्चा बड़े स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ सकता है, या जिनको हम लोग बहुत अच्छा स्कूल मानते हैं किसी भी एक शहर का, उसमें भी वो पढ़ाई कर सकता है। तो ये बहुत मान्य शायद अब नहीं होगा। वे कैसे सीखते हैं, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, वो कैसे सीखते हैं, लेकिन सीखने के अलावा भी वो जिस मर्जी तरीके से सीखे, उसको मान लो समझ में आ गया लेकिन अभ्यास नहीं किया, अभ्यास ना करने से क्या होगा, वो त्रुटियां करता ही रहेगा। तो अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों के लिए भी अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके आंसरों का, सही उत्तरों का सही होना ज़्यादा हाईली लाइकली हो जाएगा कि ज़्यादा उत्तर आपके सही होंगे और आप फटाफट पास करके बेहतर शिक्षक बन जाएंगे। चलो प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है, विद्यालय आधारित आंकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। मतलब स्कूल के लेवल पे जो आंकलन है वो बेसिकली मेजर रूप में किस थ्योरी के ऊपर बेस्ड होता है। आंकलन क्या है, असेसमेंट,
पहला क्या बोलता है, ए बोलता है किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। नहीं, किसी भी कीमत पर अच्छे ग्रेड मिल जाएंगे तो बच्चा मेहनत क्यों करेगा, ठीक है ना। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज्यादा सक्षम है। ऐसा भी नहीं है, विद्यालय सक्षम हो सकता है, लेकिन जो एक्सटर्नल जो भी इंस्टीट्यूशंस होंगे या बॉडीज होंगी एग्जाम लेने की, वो भी सक्षम हो सकती हैं या होती ही हैं। एंड अगर हम लोग नीट जेई की बात करें या फिर यूपीएससी सीजीपीएससी की बात करें, व्यापम की बात करें, ये भी इनकी भी दे आर इक्वली कैपेबल। आंकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए, मतलब जो भी इसका असेसमेंट है वो बहुत ही इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए, कम कीमत में होना चाहिए। किफ़ायती मतलब कम पैसा लगना चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन मेजर गोल उसका वैसा नहीं होता। डी क्या कहता है, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। हाँ, ये बहुत अप्रोप्रिएट है कि जो एक्सटर्नल एग्जामिनर जितने भी होंगे, जो बाह्य परीक्षक होंगे, उनकी बजाय आपका शिक्षक ने, आपके जो टीचर हैं उन्होंने आपको साल भर देखा है, साल भर देखने के बाद आपका इवैल्यूएशन कर रहे हैं। सो दे नो यू बेटर देन अदर्स। वो आपको जो बाह्य परीक्षक होंगे उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं और आपका बेहतर मूल्यांकन वो कर सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 16। ये क्या कहता है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद, क्वेश्चन पेपर बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की और के बारे में चिंतित है। जब भी कोई भी टीचर जब क्वेश्चन पेपर बनाता है तो वो देखते हैं कि जो प्रश्न परीक्षण के जो भी प्रश्न पत्र बनाया गया है, क्या वो विशिष्ट उद्देश्यों के साथ परीक्षा ले रहे हैं, मतलब जो भी आपका मेन मोटिव था एग्जाम लेने का, क्या वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें वो क्या देखेंगे, पहला क्या बोलता है, प्रश्नों के प्रकार, प्रश्न किस प्रकार के हैं। प्रश्नों के प्रकार बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, जैसे वैकल्पिक हैं, लिखित हैं, एमसीक्यू टाइप हैं, या फिर शॉर्ट आंसर टाइप है, लॉन्ग आंसर टाइप हैं। विश्वसनीयता कि कितना भरोसा है उसके ऊपर। वैधता इज लीगैलिटी। एंड डी इज संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, कि क्या पूरे सिलेबस को, पूरे विषय वस्तु को इंक्लूड किया है कि नहीं किया है। किसी एक ही हिस्से से तो सारे प्रश्न नहीं पूछ लिए। तो जब भी आप प्रश्न पत्र बनाएंगे तो आप देखेंगे, हमेशा आप देखेंगे कि आपने पूरे सिलेबस को उसमें इंक्लूड किया है कि नहीं। प्रश्न नंबर 17 बहुत ही मजेदार प्रश्न है, इसको पढ़िए फटाफट और पढ़ के नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। ये क्या कहता है, बीजों का अंकुरण मतलब सीड जर्मिनेशन कॉन्सेप्ट, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। मतलब अगर आपको सीड जर्मिनेशन सिखाना है कि बीज कैसे अंकुरित होते हैं, पौधा कैसे बनते हैं, तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका कौन सा हो सकता है, बेहतर तरीका कौन सा हो सकता है। पहला, शाम पट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, कि ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप उसका फोटो बना दें और उसको एक्सप्लेन कर दें। यस, दिस कैन बी वन ऑफ द गुड वेज। बी क्या कहता है, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना, कि वो बीज कैसे धीरे धीरे पौधा बनता है उसके हम लोग चित्र दिखाएं। हाँ, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या बोलता है, विस्तृत व्याख्या करना, डिटेल में समझाना सारी चीज़ों को, ये भी हो सकता है। एंड देन डी की बात करें, विद्यार्थी द्वारा पौधों के बीज को बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, है ना। इसे लास्ट से क्या होगा, लास्ट से बच्चे, जो डी ऑप्शन है, इसे बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने खुद ही सीड को लिया, सीड लेके उसको जर्मिनेट किया, जर्मिनेट करके उसने देखा कि वो किस तरीके से वो पौधे में कन्वर्ट हुआ। तो बेस्ट तरीका क्या हुआ, सबसे बेहतर तरीका हुआ विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। इसे वो फर्स्ट हैंड सीखेगा, अपने हाथ से जब करेगा तो बहुत लंबे समय तक उसको याद रख पाएगा और उसकी सारी चीज़ों को वो अलग अलग जो भी उसको चैलेंजेस आए या जितने भी उसको जितनी बाधाएं आई उन सबको वो समझ सकेगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः डैश की ओर संकेत करती है। अब शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटि मतलब क्या है, जो उसके अपने स्टूडेंट्स हैं उनकी जितनी भी गलतियां हैं, इसको उनको स्टडी करना चाहिए।
अब वो क्यों उनको त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, ये देखते हैं। योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, मतलब अलग अलग ग्रुप्स में बच्चों को बांटना है, कौन इंटेलिजेंट है, कौन इंटेलिजेंट नहीं है, या किसको जल्दी समझ में आता है, किसको देर से समझ में आता है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट इज भिन्न प्रकार की पाठ्य चर्चा की आवश्यकता। अलग अलग टाइप की हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि कोई भी चीज, अगर कोई भी पाठ्यक्रम है तो उसके अलग अलग तरीके से उसकी चर्चा कर सकें। हाँ, ऐसा हो सकता है। उनके ज्ञान की सीमा को नापना, ये भी बिल्कुल सही है। आवश्यक उपचारात्मक युक्तियां, जो भी उपचारात्मक, जो भी सोल्यूशन ओरिएंटेड जितने भी तरीके हो सकते हैं उसको हम लोग देख सकें। तो इन सब में मोस्ट लाइकली क्या है, सारे ही आंसर एक तरह से देखोगे तो समहाउ ठीक है वो, लेकिन डी देखोगे तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ये सबसे अधिक हाईली लाइकली है, ये सबसे अधिक उपयुक्त उत्तर ये हो सकता है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। 19 क्या कहता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए तार्किक आधार है। मतलब हमने क्या देखा, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के लिए लॉजिकल बेसिस क्या है ना। पहला देखते हैं, पहला क्या बोलता है, सीखने के एक से अधिक पक्षों का आंकलन, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या बोलता है, आंकलन के अवसरों का अधिकतमीकरण, जो असेसमेंट है अलग अलग तरीकों से उसको अलग अलग अवसरों पे अलग अलग मौकों पे उसका आंकलन कर सकें। सी क्या बोलता है, मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति, कि उसकी पूरी पर्सनालिटी को समझना। डी क्या कहता है, शिक्षकों का बोझ बढ़ाना तो बोझ बढ़ाना तो कभी नहीं हो सकता, ये तो गलत है। इसके बाद आप देखो, सीखने के एक से अधिक पक्षों का आंकलन करना, हाँ ये हो सकता है, लेकिन आंकलन हम किस लिए करते हैं, ताकि उसके व्यक्तित्व को समझ सकें, ठीक है ना। तो ज्यादा बेस्ट आंसर क्या हो सकता है, ज्यादा उपयुक्त आंसर क्या हो सकता है, सी, मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखो, और फटाफट जब तक मैं फिनिश करूं इसको बोलना खत्म करूं, इससे पहले इसका उत्तर आप नीचे लिख दें। सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश होता है, मतलब कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होती है ना, डैश होती है। शिक्षक केंद्रित, मतलब टीचर के ऊपर फोकस होती है, टीचर सेंटर्ड। विद्यार्थी सेंटर्ड, जो भी स्टूडेंट है इसके ऊपर केंद्रित होती है। और परीक्षा आधारित, मतलब जो भी एग्जाम ओरिएंटेड होगी ये। निष्पादन आधारित, निष्पादन मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड। अब आप मुझे बताओ कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस क्यों होता है। शिक्षक केंद्रित ऑफ कोर्स नहीं होगा, परीक्षा आधारित नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं कर रहे, हम सारा टाइम उसको देख रहे हैं, हर टाइम ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चे को। परफॉर्मेंस बेस्ड यस, लेकिन परफॉर्मेंस किसकी, विद्यार्थी की, मतलब स्टूडेंट सेंटर्ड है वो। तो बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या होगा इसका, विद्यार्थी केंद्रित। इसके साथ ही हमारा ये एक फर्स्ट इस पूरी सीरीज का पहला हिस्सा खत्म होता है। और जिन लोगों ने कर लिया है वो बहुत अच्छी बात है। आपने देखें कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपके ठीक रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। जितने क्वेश्चन गलत हुए हैं तो वो क्यों गलत हुए हैं, फिर से वीडियो को रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए, और जितने क्वेश्चन गलत हुए उनको फिर से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम आपके जो आंसर गलत होंगे वो कम होंगे। और इसको बार बार रिवाइज करने से क्या होगा, आपको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा कि कोई भी आंसर है तो वो क्यों है, और अगर नहीं है तो वो क्यों नहीं है। आप कर पा रहे हैं तो क्यों कर पा रहे हैं, और नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक ही मोटिव है कि आपके आंसर सही होने चाहिए। परीक्षा हॉल में अगर आपके आंसर सही नहीं होते हैं देन डेफिनेटली कोई सेंस नहीं है इतना सब कुछ करने का। तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। इसकी पीपीटी आपको मिल जाएगी, उसको आप लेके उसको सॉल्व कीजिए बार बार, और बार बार इसको देख के उस चीज़ों को रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।